गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग मराठा राज्य से ही संबंधित एक अति महत्वपूर्ण सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है मराठा प्रशासन। दरअसल कोई भी राज्य या साम्राज्य की सफलता या उसके बने रहने की संभावना उसके कुशल प्रशासन पर ही निर्भर करता है। जो राज्य जितना ही व्यवहारिक, लोकोन्मुखी और सौभाग्यपूर्ण प्रशासन को एडॉप्ट करता है या अपनाता है, वो राज्य लंबे समय तक शासन करता है। इतिहास में कई ऐसे अध्याय रहे हैं जब आप देखेंगे कि प्रशासन की शिथिलता के कारण या प्रशासनिक कमजोरियों के कारण राज्य ध्वस्त हो गए हैं, विशाल से विशाल राज्य। हम जिस काल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, मुगल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और उसी समय शिवाजी का राज्य निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है, दक्कन के क्षेत्र में। अकबर के साम्राज्य निर्माण से पहले या अकबर द्वारा जो मुगल राज्य की स्थापना या मुगल राज्य को सशक्त किया गया, हुमायूं के द्वारा न कर पाया जाना के पीछे कारण यही था कि हुमायूं एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा का निर्माण नहीं कर पाया था। तो इसीलिए किसी भी राज्य की सफलता के लिए आप देखेंगे, प्राचीन भारत में जाएंगे तो अशोक का प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तों के समय में जाएंगे तो गुप्त शासन का प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीकृत, चेक एंड बैलेंस पर आधारित, समाज के सभी वर्गों के भागीदारी सुनिश्चित करने वाला, शासन को गांव-गांव तक पहुंचाने वाला और हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र को विनियमित और नियंत्रित करने वाला था। इसी वजह से अशोक भी इतने बड़े साम्राज्य स्थापित कर पाए, गुप्तों ने भी इसी तरह से स्थापित की, और बाद में सल्तनत काल में, मुगलों के काल में भी यही होता रहा। तो कोई भी शासक जब अपने राज्य को की निरंतरता बनाए रखना चाहता है, राज्य को लंबे समय तक उस क्षेत्र विशेष में स्थापित रखना चाहता है, उसके लिए प्रशासनिक कुशलता अति अनिवार्य है। अगर उसमें किसी भी तरह की कमी होगी तो राज्य विफल हो जाएगा। राजा आएंगे, चले जाएंगे, सरकारें आती है, चली जाती है, लेकिन नौकरशाह या प्रशासक ही उस राज्य को, उस देश को संचालित करते हैं। इसलिए हमारे देश में भी एक स्लोगन है ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। वल्लभ भाई पटेल ने इसे नौकरशाहों को यानी प्रशासकों को भारत का लौ ढांचा कहा है। तो किसी भी राज्य की सफलता के लिए प्रशासन होना सफलतम, प्रजाउन्मुख, प्रजाहितैषी, सर्वसुलभ होना अति आवश्यक है। इसीलिए मराठों ने भी प्रशासन को सुदृढ़ करने की कोशिश की। यहां देखना, हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मराठा प्रशासन। यानी हमारा मराठा प्रशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे आपसे मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात, पीटी से भी इसमें कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इसके जो टेक्निकल टर्म है उसका मतलब क्या है, या जो ब्यूरोक्रेट्स है, अधिकारी है या ऑफिसर्स है या कोई क्लर्क है, कर्मचारी है, उसका काम क्या है, वो क्या करता था, ऐसे पीटी में सवाल पूछे जाते हैं। तो मराठा प्रशासन हमारा विषय है, क्योंकि हम लोग मराठा ही पढ़ रहे थे, इसीलिए हम उसको आगे करते हैं। मराठा प्रशासन को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मराठा प्रशासन भी वर्तमान प्रशासनिक ढांचा की तरह पिरामिड नुमा था। आज भी भारत की जो प्रशासनिक ढांचा है वो इसी शेप में है, पिरामिड नुमा है। आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ये आपको दिखेगा, इसी शेप में है। अधिकारियों का तंत्र इसी तरह से बना हुआ है, अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग, और उन विभागों में जो अधिकारी हैं उनकी हायरार्की इसी तरह से, और हर एक अपर अधिकारी लोअर अधिकारी को कंट्रोल करता है
अपर निर्देशों को नीचे डिलीवर करता है और एग्जीक्यूट कराता है। मराठा प्रशासन भी कुछ इसी तरह से था। मराठा प्रशासन को हमको समझने के लिए पूरे मराठा राज्य को, अगर आप इसको मराठा राज्य समझ लें, इस पिरामिड को अगर आप मराठा राज्य समझ लें, तो देखेंगे कि ये 4 भागों में बटा हुआ था। एक केंद्रीय प्रशासन था या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा था प्रांतीय प्रशासन यानी कि स्टेट, आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राज्यों का प्रशासन, ये केंद्र सरकार का प्रशासन, दूसरा राज्य सरकार का प्रशासन, तीसरा जिला स्तरीय प्रशासन जो आज भी है, जिला प्रशासन, और चौथा था ब्लॉक स्तरीय जो आज भी है, जिसके पीसीएस में सिलेक्शन के बाद लोग जो वीडियो बनते हैं, तो ये आप कह सकते हैं ब्लॉक स्तरीय प्रशासन। तो मराठा प्रशासन ये 4 स्तरों में बटा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन यानी कि केंद्र जो था पूरा मराठा क्षेत्र का संपूर्ण नियंत्रण केंद्र के हाथों में था। पूरे प्रशासन का कंट्रोल मास्टर की या मास्टर कंट्रोल केंद्र के पास था, लेकिन कुछ अधिकारों और दायित्वों को प्रांतों में भी बांटा गया था। जैसे आप देखेंगे कि मराठा राज्य कुल 4 प्रांतों में बटा हुआ था। तो 4 प्रांतीय गवर्नमेंट थी, जैसे आज है हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, उसी तरह से। इसी तरह से हर एक प्रांत कई जिलों में बंटे होते थे, A, B, C, D, E, F, और हर एक जिला कई ब्लॉक में बटा हुआ था। तो ये हमारा मराठों का प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। अब हम एक एक करके क्रम से देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन में या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, कौन था इसका हेड, कौन कौन से अधिकार या राइट्स थे इसके पास। तो याद रखिए, केंद्रीय प्रशासन को समझने के लिए आपको सबसे पहले किंग को समझना पड़ेगा या राजा को। जैसे आज भी अगर आप देखें तो वर्तमान में भी भारत के प्रशासन का जो सर्वोच्च पद है वो किसके हाथों में है, तो पता चलेगा एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री है, क्योंकि कार्यपालिका के प्रमुख सारे निर्देश उन्हीं के द्वारा जारी किए जाते हैं। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है, जिस मंत्रालय के प्रमुख जो मंत्री है वो अपने मंत्रालय के हित में या मंत्रालय से संबंधित निर्णय लेता है। लेकिन फाइनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, मंत्री परिषद, उसी में वो फैसला लिया जाता है और उसका प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जैसे ये तो हो गया कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में हम प्राइम मिनिस्टर को मान लेते हैं, लेकिन राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली या जिसको हम मोनार्की कहते हैं, उसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता है, क्योंकि राजा ने ही उस राज्य का सृजन किया है। उसने भौगोलिक क्षेत्रों को विजित करके अपना राज्य बनाया है और उस राज्य को सस्टेन रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो कोई भी राजतंत्र में राजा ही सत्ता का केंद्र होता है। वहां पे कोई संविधान नाम का या विधान नाम का कोई चीज नहीं होता है। हाँ, संविधान और विधान का प्रभाव उस पर होता है। संविधान और विधान राजतंत्र में कोई धर्म ग्रंथ, नीति शास्त्र की पुस्तकें या कोई भी ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो तत्कालीन समाज स्वीकार करता हो और राजा भी उसको स्वीकार करता हो, उससे वो मार्गदर्शित होता है। लेकिन लोकतंत्र में लिखित संविधान होता है और वो लिखित संविधान ही दिशा निर्देशित करता है कि शासन क्यों, कैसे और किसके लिए करना है। तो यहाँ पर राजा के आदेश ही सर्वोच्च होता है। राजा जो इच्छा करे, जैसा निर्णय ले, उसी को एग्जीक्यूट करना है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा कैसे काम करता था। तो याद रखिए, इसका केंद्र में होते थे राजा, और राजा राजतंत्र में स्वेच्छाचारी और निरंकुश होता है। लोकतंत्रात्मक सरकारें
लोक उन्मुख कार्य करती है, जन कल्याणात्मक कार्य करती है। जनता क्या चाहती है उसके अनुसार वो काम करती है, क्योंकि वो चुन करके ही आती है जनता के द्वारा। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त किया जाता है, बाहुबल पर, तलवार के बल पर। तो ऐसी स्थिति में राजा क्या चाहता है वो उसके विवेक पर, उसके राजनीतिक अवसर पर या राजनीतिक दूरदृष्टता पर निर्भर करता है, वो जैसा लेना चाहे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मराठा प्रशासन, जो सामान्यतः राजतंत्रात्मक शासन में होता है, निरंकुश और स्वेच्छाचारी प्रशासन था। निरंकुश और स्वेच्छाचारी था। निरंकुश कहने का मतलब यह है कि ये अगर कोई फैसला ले ले, एक तो फैसला वो किसी भी तरह का ले सकता है, दूसरा अगर वो फैसला ले ले तो उसके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। किसके पास जाएगा चुनौती लेकर के कि ये फैसला खराब है, उसके खिलाफ है? जाएगा भी तो राजा के पास ही जाएगा। तो इसीलिए हम इसको निरंकुश कहते हैं। अंकुश लगाने के लिए जो निर्णय लिया जाता है उसको हम निरंकुश कहते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि किसके हित में है और किसके अहित है। वो फैसला लिया जाता है कि हमको अंकुश लगाना है, कंट्रोल करना है, इसलिए हम उसको निरंकुश कह देते हैं। अभी वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार में निरंकुश कोई भी या प्रजातांत्रिक सरकार में कोई भी प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव हेड या लेजिस्लेटिव निरंकुश नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही अगर कोई फैसला लेगी तो उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगेगा, प्रोटेस्ट होने लगेगा, या फिर इसका फैसला चुनाव में हो जाएगा, चुनाव में उसको हरा दिया जाएगा। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार ने एक किसान बिल लाया था। किसानों को लगा कि ये निरंकुश निर्णय है, उनके हित में नहीं है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और फाइनली सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े। लेकिन निरंकुश में ऐसा नहीं होता है। निरंकुश में वो राजा या एग्जीक्यूटिव हेड या लेजिस्लेटिव हेड जो फैसला लेगा वो सबके लिए स्वीकार्य होगा। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता होती है कि वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता है। चाहे वो किसी भी राज्य की आप कल्पना कर लीजिए, प्राचीन से लेकर के अप्राचीन तक। और आधुनिक में अगर कहीं राजतंत्र है तो आप देख सकते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, वो जो फैसला लेंगे जनता को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो निरंकुश और स्वेच्छाचारी था, अपने इच्छा के अनुसार फैसला लेने के लिए। शिवाजी भी इसी तरह से थे, क्योंकि राजतंत्र था। तो शिवाजी का जो प्रशासन का प्रमुख प्रवृत्ति था, पहला पॉइंट केंद्रीय प्रशासन का, वो राजा केंद्र में था, राजा ही समस्त शक्ति का स्रोत था और राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी होता था। दूसरी बात, राजा वंशानुगत होता था। दरअसल मध्यकाल के इतिहास या किसी भी कालखंड के जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो राज गद्दी पर या राजा कौन बनेगा इसका कोई प्रमाणित सिद्धांत नहीं है या सर्व स्वीकृत सिद्धांत नहीं है। अगर आपने राज्य बनाया है तो हो सकता है कि आपके सक्सेसर या उत्तराधिकारी आपके जाने के बाद राजा बन जाए, लेकिन ये तभी तक होगा जब तक उस पद का दूसरा दावेदार आपसे ज्यादा शक्तिशाली न हो। अगर आपसे ज्यादा कोई दूसरा दावेदारी शक्तिशाली हो गया तो अपने तलवार के बल पे, अपने षड्यंत्रों के बल पे, अपने डिप्लोमेसी के बल पे आपको आपके पद से हटा सकता है। तो कोई निश्चित और निर्धारित नियम नहीं होता था कि कौन उत्तराधिकारी होगा, लेकिन सामान्यतः यह स्वीकृत था कि राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा वही बनता था जिसके पिता राजा हों। तो इस राजतंत्र में भी यही था। शिवाजी ने जिस राज्य की निर्माण की थी उसमें राजा निरंकुश स्वेच्छाचारी था, दूसरा राजा का पद वंशानुगत था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको समझना है। लेकिन राजा का शासन ऐसा नहीं था कि वो जनता के
हितों के खिलाफ होता था। राजा कोशिश ये करता था कि वो प्रजा वत्सल काम करे, यानी कि प्रजा के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। क्या कि जितने भी नैतिक ग्रंथ हुए जो राजा की सत्ता को परिभाषित करता था, उनके धर्म को परिभाषित करता था। धर्म कहने का मतलब है राज कर्तव्य, उनके कर्तव्यों को परिभाषित करता था। वो ये कहता था कि राजा का काम है प्रजा का उत्थान करना, उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करना। जैसा अशोक भी कहता था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो एक सफल राजा वही होता था या होता है जो प्रजा के साथ प्रजा वत्सल प्रेम करे। तो इसलिए शिवाजी में भी ये गुण थी। तीसरा पॉइंट हमको याद रखना कि निरंकुश, स्वेच्छाचारी, वंशानुगत होते हुए भी शिवाजी का प्रशासन प्रजावत्सल था, यानी प्रजा से प्रेम करने वाला था। इसमें कोई शक नहीं है। चौथी विशेषता इस प्रशासन की ये थी कि राज्य धर्म पूरी तरह से धर्म के सीमित परिभाषा या सीमित दायरे से बाहर निकल करके प्रजा को समान दृष्टिकोण से देखने वाला था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि शिवाजी का शासन एक सहिष्णु शासन था, जिसमें हर एक धर्म के या अलग अलग धर्म के मानने वाले सभी वर्ग के लोगों के प्रति राज्य का एक दृष्टिकोण था। किसी के साथ किसी भी तरह का न तो अधिकार के संदर्भ में न तो कर्तव्य के संदर्भ में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। जितना राज्य में गाय, गंगा, गांव और ब्राह्मणों की इज्जत की जाती थी, उतना ही अन्य धर्मों की भी की जाती थी। कुरान के भी उतनी ही सम्मान की जाती थी। इसलिए शिवाजी का शासन एक सहिष्णु और पंथ निरपेक्ष शासन था। ये पॉइंट भी आप अपने पंथ निरपेक्ष इसलिए कह रहे हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति का धर्म होता है। धर्म एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप किस पंथ की पूजा करते हैं या किस देवता देवी देवता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, या किसी फकीर, किसी भी किसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। उससे धर्म वो पंथ हो गया। तो धर्म निरपेक्ष नहीं होता है, पंथ निरपेक्ष होता है। तो शिवाजी का शासन पंथ निरपेक्ष था, क्योंकि इन्होंने किसी भी पंथ की प्रशासन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता था जिससे किसी विशेष पंथ की भावना आहत होती हो या किसी विशेष पंथ को सेवा प्रदान प्राप्त नहीं हो पाता हो। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता था। तो मूल जो क्रक्स है वो ये है कि शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन राजतंत्रात्मक था, जिसमें सत्ता का या शासन का केंद्रीकरण था। राजा वंशानुगत होता था। राजा के कुछ गुण होते थे, अगर उसमें गुण है तो वो सत्ता का दावेदार होता था। राजा प्रशासन चलाते समय निरंकुश स्वेच्छाचारी होता था, लेकिन उससे ये उम्मीद की जाती थी या आशा की जाती थी, अपेक्षा की जाती थी कि वो प्रजावत्सल, सहिष्णु और पंथ निरपेक्ष शासन चलाए। तो ये हो गया राजा के बारे में, जो पूरे राज्य का केंद्र बिंदु है शासन का। पूरे राज्य का केंद्र बिंदु है शासन का। इसीलिए आप देखेंगे कि शिवाजी प्रशासन के मामले में व्यक्तिगत रुचि भी लेते थे। हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक विभाग का, हर एक मंत्रालय के बारे में हमेशा अपडेट लिया करते थे कि फलना विभाग किस तरह से काम कर रहा है, क्या कमियां हैं, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। ये सब कुछ वो कोशिश करते थे कि होता रहे। तो ये हुआ हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में राजा की बात, कि केंद्र में राजा है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि अब एक दूसरा हमें एक डायग्राम बनाना होगा जिसमें हमको थोड़ा सा मदद मिलेगा। ये हायरार्की या ये पिरामिड आप समझ करके रखिए। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है। याद रखिए, राजतंत्र में राजा का आदेश या राजा का ऑर्डर ही विधान होता है। जो राजा फैसला ले लिया वही कानून है। अगर कह दिया राजा कि ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। वो राजा स्वयं ही, क्योंकि राजतंत्र में
राजत्व का जो थ्योरी है, वो थ्योरी ये कहता है कि राजा इस धरती पे ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस्लाम में उसको ईश्वर का या खुदा का छाया माना गया है, फर्रे इजिदी कहा गया। बलबन फर्रे इजिदी कहता था कि जो सुल्तान है वो अल्लाह का छाया है। हमारे यहाँ जैसे मनुस्मृति अगर देखें तो उसमें धरती पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। इसीलिए राजा से भी ये अपेक्षा की जाती थी कि ईश्वर तुल्य या ईश्वर समान वो भी व्यवहार और आचरण करे, निष्पक्ष फैसला करे, सद्व्यवहार रखे, अपनी आचरण को इतना उच्च रखे कि लोग उसको आदर्श मान करके उसका पीछा करें या उसका अनुकरण करें। और राजधर्म के निर्वहन करते समय व्यक्तिगत, पारिवारिक, धर्म विशेष या स्वार्थ से प्रेरित होकर के फैसला न ले। ये परिभाषा है राजा के गुण की। उसमें अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो राजा बनने के काबिल होंगे, कि उनमें कौन कौन सी पढ़ा लिखा होना चाहिए या शिक्षित होना चाहिए, ये सब और भी गुण की अपेक्षा की गई है। तो राजा केंद्र होता था। अब मराठा प्रशासन का जो अहम हिस्सा है, जो पूरे राज्य के प्रशासन को या पूरे उस साम्राज्य को चलाता था, उसका नाम था अष्टप्रधान। तो किंग केंद्र में है और इसके किंग के चारों ओर 8 मंत्रियों का एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है अष्टप्रधान। ये आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है कि अष्टप्रधान क्या था या मराठा प्रशासन को चलाने के लिए कौन जिम्मेवार था। तो इसको कहा जाता है अष्टप्रधान। हिंदी में भी अष्टप्रधान, इंग्लिश में भी अष्टप्रधान। इसका कोई इंग्लिश टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, अष्टप्रधान। यानी 8 ऐसे प्रधान लोग जो पूरे राज्य के प्रशासन को चलाते थे। याद रखिएगा, राज्य यानी कि आप जिसको देश कह सकते हैं। मराठा को अगर देश मान लीजिए, क्योंकि बाकी मराठे से बाहर एक अलग शासन, दूसरी सरकार चल रही है। दक्कन में 5 छोटे छोटे बहमनी राज से टूटे हुए या पैदा हुए राज्यों का शासन था। उत्तर में मुगलों का शासन था। तो कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्र और भी छोटे छोटे राज थे। उनको छोड़ करके जो मराठों का राज्य था उसको आप देश मान लीजिए। तो उस देश को हम लोगों ने देखा था कि कई राज्यों में बटा हुआ था। जैसे 4 मेजर स्टेट डिवाइडेड था। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद ब्लॉक में। उसका नाम क्या है हम आगे डिस्क्लोज करेंगे। तो ये 8 प्रधान या 8 ऐसे लोग थे जो पूरे राज्य के प्रशासन को संचालित करने का या प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करने का जिम्मा रखते थे। ये 8 प्रधान दरअसल एक 8 मिनिस्टर की तरह थे, 8 मंत्री थे। दीज आर 8 मिनिस्टर्स, मंत्री थे। जैसे आपके यहाँ आज भी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ उनका मंत्रालय होता है और मंत्रालय विशेष अपने विशेष दायित्वों के लिए या विशेष विभाग या क्षेत्रों के कार्य संपन्न करने के लिए पूर्व निर्धारित होता है। तो इसी तरह से अलग अलग मंत्रालयों में विभक्त था जिसे मंत्री या अष्टप्रधान कहा जाता था। अब आप खुद सोचिए कि किसी भी राजा के पास कौन कौन से या कोई भी सरकार के पास कौन कौन से मंत्रालय है। यही 8 मंत्रालय आज सब डिवाइडेड होकर के 28 मंत्रालय में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन मेजर जो मिनिस्ट्री होता था वो 8 ही था। कैसे? अब जैसे आप देखिए खुद कि आप सोचिए कि सबसे पहला राजा के बाद कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राजा की अनुपस्थिति में सारी शक्ति उसके पास हो। अगर राजा बाय द वे किसी भी संकट में फंस गया हो या कहीं बीमार हो या किसी भी तरह का कोई ऐसी समस्या हो गई हो, तो वैसी स्थिति में वो राज्य का प्रशासन का दायित्व कौन संभालेगा? सपोज मान लीजिए कि राजा है, अचानक उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है और सत्ता पर, राजगद्दी पर कोई नहीं बैठता है। उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो आपस में ही लड़ने लगते हैं कि राजा हम बनेंगे तो हम बनेंगे। ऐसी स्थिति में अगर कोई राजा के बाद शक्तिशाली व्यक्ति न हो तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए राजा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो पद था पेशवा का।
तो राजा का पद हम इसको 8 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ऐसे समझ लीजिए, ये 8 बॉक्स है और ये 8 बॉक्स किंग को घेरे हुए हैं, चारों ओर राजा के पास यही है। उसमें जो सबसे प्रमुख है उसका नाम है पेशवा। पेशवा वो मंत्री है जो राजा के बाद सबसे शक्तिशाली है और राजा के अनुपस्थिति में या राजा के संकट की स्थिति में प्रशासन का सारा जिम्मेदारी दायित्व वही संभालता था। इसीलिए सबसे प्रमुख यही होता था। पेशवा का काम क्या था? तो पेशवा का, ये जो पेशवा है ये वर्तमान प्रधानमंत्री की तरह है। पेशवा का मतलब ही है प्रधानमंत्री, याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर को पेशवा कहा गया है। तो इनका जो सबसे प्रमुख कार्य था वो था राज्य के जितने भी मिनिस्ट्री हैं, जो रिमेनिंग 7 मिनिस्ट्री है, इन सारे 7 मिनिस्ट्री के कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करना है, क्योंकि राजा के बाद ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं उस राज्य के। और आप देखेंगे कि शाहजी के समय आते आते औरंगजेब के मृत्यु के बाद जब शाहजी औरंगजेब के पुत्र के द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा जब छोड़ दिए गए, वापस आए, तो उनके जो पेशवा जी बालाजी विश्वनाथ थे, उनके समय में पेशवा का पद मराठा राज्य का सबसे शक्तिशाली पद हो गया और राजा भी उनके सामने बौने हो गए। और लगभग 1761 तक, लगभग 55 वर्षों तक मराठा राज्य पर प्रभुत्व अगर किसी का रहा तो वो पेशवा का रहा। राज्य के हित में युद्ध करना पड़े, शांति समझौता करना पड़े, राजस्व वसूलने से संबंधित, कूटनीतिक संबंध बनाने से संबंधित, दायित्व और अधिकार सौंपने से संबंधित, ये सारे के सारे फैसले पेशवा के द्वारा लिए जाने लगे। इसीलिए शिवाजी के राज्य शासन में भी यह पद सृजित किया गया था। याद रखिए एक और बात कि ये जितने भी पोस्ट हैं ये सब के सब पहले से ही दक्कन में भी प्रचलित था। ऐसा नहीं है कि ये अचानक चले आया था, पहले ऐसा नहीं था। ये सारे के सारे पद पहले से भी दक्कन के क्षेत्र में लोकप्रिय थे। कुछ नए पदों का सृजन अवश्य किया गया था, लेकिन ये पहले से बने हुए थे। तो पेशवा का सबसे प्रमुख कार्य था, जब हम पेशवा के बारे में जिक्र करेंगे तो सबसे पहला काम यही बताएंगे कि उसका काम था विभिन्न विभागों के बीच विभागों का निरीक्षण करना। दूसरा, राजा कोई भी निर्णय लेते थे या राजा कोई भी आदेश जारी करते थे तो उस आदेश का अप्रूवल, या आप कह सकते अप्रूवल मत कहिए, बल्कि निर्णय को, राजा के निर्णय को पुष्ट करना, राजा के निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए पेशवा का सिग्नेचर अनिवार्य होता था। अगर कोई राजा का आदेश जारी हुआ, ऑर्डर पास हुआ, तो सीधे ऑर्डर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं जाएगा जब तक से पेशवा के पास या पेशवा का अप्रूवल न हो। यानी स्क्रूटनी का काम पेशवा ही करते थे, और अगर उसमें कोई कमियां हैं, कुछ उनको डाउट है, तो राजा को मशवरा देते थे या शिवाजी को मशवरा देते थे कि ये सुधार किया जाए। शिवाजी के विवेक और इच्छा पर निर्भर करता था कि वो उसके फैसले को स्वीकार करें या न स्वीकार करें। याद रखिएगा, ये जितने भी मिनिस्ट्री हैं या जितने भी प्रशासक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब के सब तभी तक आपकी श्रेष्ठता या सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं जब आप शक्तिशाली हो। जिस दिन आपकी पद या राज सत्ता का केंद्र, राजा का पद कमजोर पड़ जाता है, उसका जनता में छवि खराब होता है, उसके अतीत के जो योगदान रहे राज्य में वो निराशाजनक रहा है, लोगों ने उनके निर्णय को नहीं स्वीकारा है, असंतोष रहा है, वैसी स्थिति में वो राजा का फैसला कमजोर होने लगता है और ये मिनिस्ट्री डोमिनेट करने लगते हैं।
आज भी आप देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार में तो प्रधानमंत्री जब कमजोर होता है तो अन्य मंत्रालय उन पे हावी हो जाते हैं, अन्य नेता या ये कह सकते हैं पदाधिकारी हावी हो जाते हैं। ये हर एक जगह ये प्रवृत्ति है, जो जब तक शक्तिशाली है तब तक अधीनस्थ उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, सुपरमेसी को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप लूज होंगे आपकी हो जाएगी। तो पेशवा का दूसरा काम था राजा के आदेशों पर ये करना। और शिवाजी के बाद तो ये पेशवा का पद और भी महत्वपूर्ण हो गया। याद रखिएगा, ये पेशवा का पद विशेष बात इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे पद थे जो सिर्फ और सिर्फ मराठा प्रशासन में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को दी जाती थी। विशेष करके 6 पद, उसमें से पहला जो पद था ये प्रधानमंत्री का पद सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। इसीलिए आप पेशवाओं की जब बात करेंगे तो देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ से लेकर के जितने भी वहां पे पेशवा हुए सब के सब ब्राह्मण हुए। क्यों ब्राह्मण हुए? ब्राह्मण को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाया जाता था? तो ब्राह्मण को इसलिए बनाया जाता था क्योंकि ब्राह्मण धर्म शास्त्रों का अध्येता होते थे, अध्ययन करते थे, नीति शास्त्रों का अध्येता होते थे, उनके पास वो अनुभव होता था, निष्पक्ष होकर के राजा को मदद देते थे। और याद रखिए कि किसी भी बड़े पद पर पहुंचने के लिए आपको कुछ क्वालिटी या कुछ गुणों की आवश्यकता अनिवार्यता होती है। अगर आप उसमें योग्य हैं तभी आपको पद मिलता है। शिवाजी को इस बात का अनुभव था। याद रखिए, शिवाजी ने भी अपनी जब किंग सेरेमनी कराया तो खुद को क्षत्रिय घोषित कराया, तभी समाज उनको स्वीकृत किया। ये वो दौर था जब भारत फ्यूडल टाइम से गुजर रहा था या सामंतवादी प्रवृत्ति से गुजर रहा था। और सामंतवादी राज्य में और अतीत में भी समाज क्षत्रिय को शासक के रूप में स्वीकार करता आ रहा था, उसे आसानी से ही स्वीकार कर लिया जाता था। हाँ, अगर कोई दूसरे क्षेत्र है, कोई दूसरा ऐसी इलाका है जहां पे बहुसंख्यक कोई और वर्ण के हैं, तो वैसी स्थिति में उस वर्ण के प्रमुख राजा बनता था वो अपने क्षेत्र विशेष का। लेकिन सामान्यतः जो कई वर्णों से मिला जुला जो क्षेत्र था, अगर उस राज्य का निर्माण, उस क्षेत्र में राज्य का निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो ये आशा की जाती थी या अपेक्षा की जाती थी कि राजा जो भी बने वो क्षत्रिय बने। तो इतिहास में कई ऐसे आपको उल्लेख मिलेंगे या कई ऐसे अवसर मिलेंगे जब राजा को स्वयं को क्षत्रिय घोषित करना पड़ा। जैसे मौर्यों के बारे में विवाद है कि वो क्षत्रिय थे कि नहीं है। बौद्ध ग्रंथ उनको क्षत्रिय कहता है, तो संस्कृत ग्रंथ उसको मोर पालने वाला कहता है, पुराण उनको मोर पालने वाला कहता है। गुप्तों के बारे में कहा जाता है कि वैसे थे, तो वहीं पे कोई और ग्रंथ उनको क्षत्रिय कहता है। तो सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए ये जरूरी था। इसीलिए जैसे शिवाजी ने अपने प्रधानमंत्री का ये पद और इस तरह के और भी महत्वपूर्ण पद, 2 पदों को छोड़ करके सारे पद अष्टप्रधान में ब्राह्मणों को ही नियुक्त किया है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए लैंड मार्किंग पॉइंट है। इसको जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको मेंशन करना नहीं भूलेंगे।